नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के किसानों को अब अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फसल का रेट नहीं मिल रहा है, एमएसपी पर अभी भी टसल सरकार के साथ जारी है, यूरिया मिलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है और बारिश भी समस्या पैदा कर रही है। इस पर भंडारण भी एक समस्या है और बीज जो लगातार बदलते जा रहे हैं, हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब एक नई समस्या आ गई है। वो क्या है? वो पंजाब सरकार एक लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई है। वैसी पॉलिसी कई स्टेट्स में आ गई है। उसका मतलब है कि अब लैंड को इकट्ठा किया जाएगा, आसपास के आपकी लैंड है, और उस पर कुछ बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो आपकी जो लैंड होगी उसका क्या होगा? उसके बदले में पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? ये सवाल है। पैसा तो कम से कम नहीं मिलेगा। उस पर क्या मिलेगा? ये जो पॉलिसी है ये क्या है? इस पर बातचीत करने के लिए हम लोगों ने दो खास मेहमानों को बुलाया है। एक हैं अमनदीप जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमनदीप जी, और पंजाब की राजनीति, पंजाब की गहरी समझ रखते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरे हमारे साथी हैं जगदीप सिंह सिंधु जी, जो हमारे इस चैनल पर आप लगातार देखते रहते हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सुलझी हुई आवाज, और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। किसानों के मुद्दे पर खास तौर पर अपनी राय रखते हैं। तो अमनदीप जी का शायद कनेक्शन वीक हो गया। मैं जगदीप सिंधु साहब से शुरू करता हूं। जगदीप जी, क्या पॉलिसी है ये? अब किसानों को कितना परेशान होना पड़ रहा है? शायद अमनदीप भाई आ गए। अमनदीप जी, आपसे ही शुरू करता हूं। ये जो पॉलिसी है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। सरकार क्या कह रही है, किसानों का क्या व्यू है, और ओपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है। थोड़ा सा इस पर बता दीजिए अमनदीप भाई। स्वागत है आपका बहुत बहुत। अ, धन्यवाद। पंजाब सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया गया है। पंजाब में 35,000 एकड़ एक्वायर किया जाना है विकास के नाम पर, जो गलाडा के थ्रू होगा। और इसको लेकर जो सरकार द्वारा किसानों को एक तरह से कहा जा सकता है भी ऑप्शन दी गई है, परंतु ऑप्शन सिर्फ बयानों में नजर आ रही है भी आप जमीन देना चाहो या ना देना चाहो वो आपकी मर्जी है। पर दूसरी तरफ इन किसानों जो जमीन एक्वायर की जानी है उन उस जमीन पर सीएलयू की रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा, जिससे किसान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है भी एक तरफ सरकार हमसे बोल रही है कि आपने जमीन देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी, पर दूसरी तरफ सीएलयू देने पर रोक लगा दी है। एक तो इस चीज का विरोध हो रहा है। दूसरा विरोध उनका हो रहा है भी पंजाब में जो खेती बाड़ी की जमीन है उसी को क्यों एक्वायर करना है। सरकार की और भी बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, वहां पे आप कॉलोनी काट कर वहां पे लोगों को विकास के नाम पर प्लाट और कमर्शियल प्लाट दे सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी दे सकते हो। इसी को लेकर किसानों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे पहले इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का जो है धरना प्रदर्शन दे रहा था, उसके बाद किसान थोड़ा किसान जथेबंदियां बैकफुट पर आ गई थी, परंतु उसके बाद इस पॉलिसी को लेकर फिर जो किसान अभी संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आज पूरे पंजाब में ट्रैक्टर मार्च किया गया है, और 7 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा लुधियाना में के गांव योधा में एक बड़ी जो एकत्रता की जा रही है, वहां पे पंजाब सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। पॉलिसी की अगर बात की जाए तो जो पॉलिसी इसमें दूसरी बार जो है सरकार द्वारा शोध की गई है, जो शोध की गई है उसको लेकर भी किसानों ने उसको एक्सेप्ट करना जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और सरकार का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालात में पहले भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर हमारी जमीन एक्वायर की गई, पंजाब को इस तरह से पंजाब में से जो सड़कें निकाली गई भी किसानों की जमीन 2 या 3 जगह बट गई, जिसके कारण किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ये जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं इस पे भी किसानों के इतराज है, और उनके द्वारा किसी भी हालात में अभी कुछ गांव में तो सरकार के विरोध में पोस्टर भी लग चुके हैं कि हम आम आदमी पार्टी का विरोध करते हैं और किसी भी हालात में हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। जी। तो एक बात बताइए मनदीप भाई, ये पॉलिसी सरकार जो लेके आई है, इसमें जमीन के बदले में क्या देगी? और इसमें 10,000 जमीन के एकड़ बदले जमीन, में 20,000 एकड़ जमीन सरकार को चाहिएगी। उसमें अगर किसी किसान का 2-3 एकड़ का प्लॉट है, तो वो कैसे अपनी मर्जी से रहेगा वहां पे?
जी बिल्कुल, इसमें काफी जो है ना, जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें काफी जो है तस्वीर कह सकते हैं अभी क्लियर नहीं की गई दोबारा। जैसे आज बठिंडा में प्रोटेस्ट हुआ, एक बड़ी बात सामने आई भी वहां पे, जो एम्स के नजदीक इन्होंने ये एक्वायर किया, जमीन करनी है। वहां पे एक आदमी का प्लॉट है मेन हाईवे पे, बठिंडा जी डाबाली मेन हाईवे पे उसका प्लॉट है, सिर्फ 1 कनाल जमीन है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। वो किसान ये कह रहा है कि मुझे बताइए आप क्या दोगे, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जो जो इन्होंने रखा है, प्रति एकड़ 1,000 रिहायशी वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा, और 200 जो है वर्ग गज का कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। परंतु जिसकी जमीन ही कम है, छोटे किसान है जिनके पास, जो कनाल 2 कनाल 3 कनाल के मालिक हैं, वो कैसे करेंगे? उनके लिए कोई इस पॉलिसी में बताया ही नहीं गया। कई चीजें हैं जो पारदर्शिता से इसमें दिखाई नहीं गई है, जिसके कारण लगातार किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो जिन किसानों की जमीन एक्वायर करने की बात की जा रही है, उनका कहना भी हमारा लाखों का लोन चल रहा है हमारी जमीनों पर, लिमिट वगैरह है। उनका क्या होगा? हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई काफी प्रोजेक्ट उनके द्वारा इन जमीनों पे चलाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, एग्रीमेंट है किसी कंपनी के साथ किसी फसल को लेकर, उन सब का क्या होगा? उसका जिक्र ही नहीं है इस पॉलिसी में। जी। तो जगदीप भाई, इस देश में क्या, या पंजाब में ही बात करें, या हरियाणा पंजाब में, या पूरे देश में, क्या वही लोग रहते हैं क्या जिनके पास जमीन है? ऐसे भी तो हजारों लोग हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, खानदानी तौर पर जिनके पास जमीन नहीं है। कोई हेयर ड्रेसर है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई मैसन है, मिस्त्री है, कोई रिक्शा चलाता है। उनके ऊपर सरकार की इस पॉलिसी का क्या असर होगा? क्या उनको भी वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उनको तो फिर कुछ मिलेगा भी नहीं वापस? रविंद्र जी, भारत में जो कृषि प्रधान देश है, इसकी संरचना जो हुई, अब आप देखिए कि कृषि का जो रकबा होता है, वो 4 से 5 हजार एकड़ के रकबे पे एक गांव बस जाता। अब जी वहां जो 4-5 हजार एकड़ के रकबे पे जो लोग बसे हैं, जो उसमें खेती करते हैं, उनके साथ साथ उनकी सहायता के लिए अन्य लोग भी उसी समूह में शामिल होते हैं, जिसमें बढ़ई भी है, जिसमें लोहार भी है, जिसमें कुम्हार भी है, जिसमें नाई भी है, जिसमें दर्जी भी है, जिसमें तेली भी है। तो ये संरचना एक हमारे समाज की, एक गांव की संरचना भारत की मूल संरचना रही। आज भी 86% के करीब जो लोग हैं भारत के, वो गांव में बसते हैं। तो ये जो संरचना थी, ये कृषि आधारित संरचना थी, समाज की उस प्रकार की संरचना। अब हुआ क्या है कि पंजाब में जो ये नई सरकार आई, इन्होंने एक पॉलिसी को डेवलप किया। अब आप जी देखिए कि सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो बात है, जो विषय है जमीन से संबंधित, ये समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग कानून बना सकते हैं। लेकिन भारत में अगर किसी भी परियोजना के लिए भू मालिकों से, भूमिपतियों से, जमीन के मालिकों से अगर सरकार को जमीन अधिग्रहण करनी है, तो उसके लिए जमीन अधिग्रहण बिल जो 1894 का था, उसके बाद उसको रिवाइव किया गया और उसमें संशोधन करके 2013 में नया बिल बनाया गया, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल। जो किसानों की विसंगतियां थी उनको दूर किया गया। तो उस कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण कोई भी सरकार, भले वो केंद्र हो या राज्य हो, वो कर सकती। लेकिन उस कानून को दरकिनार करके, उसके समानांतर, उसको बाईपास करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई पंजाब। और किस नाम से लाई गई? कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट करना है। अब अर्बन डेवलपमेंट अगर आपने करना है, तो पंजाब में जो अर्बन पॉपुलेशन है, और दूसरी बात कि उसका असेसमेंट करिए, उसकी डिमांड असेसमेंट हो, कितनी आपको यूनिट्स चाहिए उसकी असेसमेंट हो,
उसके अलावा जब आप लैंड एक्वायर करेंगे तो उससे पहले, सबसे पहले उस लैंड एक्वायर करने पे उस लैंड पे बसने वाले लोगों का सोशल इकोनॉमिक असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको रिहेबिलिटेट करना है। वो उस कानून का प्रावधान है। अब उस कानून के प्रावधान को बाईपास करने के लिए एक नीति ला दी गई, और इस नीति में यह बताया गया कि किसान अपनी जमीन सरकार को अगर देती है तो उसमें से डेवलप एरिया में से या डेवलप करके एरिया में से उसमें से 1000, मान लीजिए 1 एकड़ जमीन देता है तो उसको 1000 गज का रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्लॉट दिया जाएगा और 200 गज का कमर्शियल पर्पस के लिए प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन जी इसमें एक लास्ट में, इस पॉलिसी के लास्ट में एक राइडर है कि उस लैंड को अगले 3 साल तक, वो एक नोटिफिकेशन में आ गई तो उसको 3 साल के बाद सरकार उसको अधिग्रहण करेगी और उसके बाद उसको डेवलप करेगी। लेकिन जब वो डेवलप करेगी तो उसमें जो डेवलपर एजेंसीज हैं वो सरकारी और गैर सरकारी हो सकती है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि उस पॉलिसी में अगर वो जो लैंड जिसने दी है सरकार को, और जब जी। वो लैंड डेवलप होगी तो वो लैंड ऑनर को 60% डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। ओ, ये राइडर है। तो ये सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है जो ये चाहती है कि हम जमीन मालिकों से, जो शहरों के आसपास जो कृषि की जमीन है, जिनकी कृषि योग्य जमीन है, जहां कृषि होती है, उस जमीन को एक्वायर करके और अर्बन डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा कर लें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हमें 6 इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं। उसके लिए जी उनको 21,615 कुछ एकड़ है जमीन जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उस पर्पज के लिए चाहिए। पंजाब में अभी जो वर्तमान में 54,000 एकड़ के करीब लैंड आइडेंटिफाई की गई है जो सरकार अधिग्रहण करना चाहती। उसके अलावा अभी 156 और नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो अर्बन डेवलपमेंट के अंडर उन्होंने अभी प्रपोज किए हैं, जी उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए लगता है कि पंजाब में, पूरे पंजाब में लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन जो कृषि योग्य जमीन है, जो शहरों और कस्बों के आसपास है, उसको एक्वायर कर लिया जाएगा। और वो इस तरह से एक्वायर करके सरकार इस प्रकार से लेना चाहती है कि उसमें सरकार की तरफ से कोई भी पैसा ना लगे, कोई भी मुआवजा ना दिया जाए, और एक झांसा, एक आश्वासन किसान को उसकी प्रगति का, उसके आने वाले संभावित लाभ का दिया जाए, ताकि वो जमीन सरकार को दे दे। जी लेकिन जब इसकी पड़ताल पूरी करेंगे पॉलिसी की, तो इसमें जो अन्य विसंगतियां हैं वो बड़े स्तर पे हैं। इसीलिए राइट। इस पॉलिसी को जैसे जैसे लोगों ने समझा, जो किसानों ने समझा, और जिस प्रकार से किसान जत्थेबंदियों ने इसको डिकोड किया, लोगों को जब समझ में आया कि इसका असली मकसद, उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ या हानि हो सकती है, तो इसका सारे पंजाब में विरोध होना शुरू हो गया। विरोध। और जी आपने जी देखा होगा कि पंजाब में पहले भी विकास और बड़े बड़े हाईवेज के नाम पे जिस तरह की अ, जो कृषि योग्य भूमि थी उसको जब एक्वायर किया गया, उसके मुआवजे भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो इसमें जो सरकार पॉलिसी में लैंड लेना चाहती, उसमें मुआवजे का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है पूरे पंजाब में कि जो जी कट्टर ईमानदार सरकार, जो कट्टर ईमानदारी की बात करती थी, जो किसानों के हित की बात करती थी, आज वो किसानों के विपरीत बात कर रही है। अब एक तरह से किसानों को भ्रम में रख के उनसे जमीन छीन के उनको जमीन से बेदखल करना चाहती। जी जी बिल्कुल। अमनदीप भाई, ये और बता दीजिए कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा? अभी क्या कुछ ग्राउंड पर हमको दिख रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, आम आदमी, जो बीजेपी है, अकाली दल है या कांग्रेस पार्टी, इसके खिलाफ लामबंद हो रही हैं? जमीन पर कुछ आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल बताइए। इस पॉलिसी को लेकर राजनीतिक बयान जरूर सामने आ रहे हैं, परंतु जो किसानों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, किसानों हम्म। द्वारा राजनीतिक लोगों को पहले ही बोल दिया गया है कि ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। आपका काम है विधानसभा, लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर जाना। जी। तो फिलहाल जो राजनीतिक लोग हैं, अगर बात की जाए तो उनके द्वारा स्टेटमेंट जरूर दी जा रही है, परंतु इस पॉलिसी को डीपली लोगों को बताने में असफल रह रही है राजनीतिक पार्टी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस पॉलिसी को लेकर प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की तस्वीरें लगाई जा रही है, अभी मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ, बाद में वो लोग सामने आते हैं, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, या बहुत कुछ हो रहा है। जैसे इनके लोकसभा मेंबर थे कंग, उन द्वारा पहले स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर की गई, फिर उसे डिलीट कर दिया गया। ये कई सारे सवाल हैं जो पंजाब के लोग इनसे पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ इस पॉलिसी का 2027 की जो इलेक्शन है, उस पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में गांव के लोगों का, देहात के लोगों का बहुत बड़ा रोल था। जी। परंतु अब जब उन पर ये पॉलिसी लागू होगी तो इसका असर दो 2027 की जो इलेक्शन है उस पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसका खमियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है अगर इसी तरह से ये पॉलिसी को आगे लेकर इसे लागू करने की कोशिश करेंगे, किसानों से जमीन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गांव गांव जाकर जो संगठन है, किसान संगठन, उनके द्वारा एक लामबंदी शुरू कर दी गई है, और किसानों को एक मंच पर इकट्ठा किया जा रहा है, और गांव गांव जाकर प्रचार के साथ साथ अब फ्लैक्स लगने भी शुरू हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हमारे गांव में प्रवेश मत करे। जी। इस स्तर का विरोध है जगदीप भाई, तो फिर भी क्या इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, या इस पर कोई यू टर्न भी लिया जा सकता है? देखिए, अभी तक की जो परिस्थितियां हैं रविंद्र जी, उनमें आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से इस पॉलिसी को हर मंच से अब देखिए, हैरानी की बात है कि एक सरकार वो जन कल्याण के लिए है या वो एक मार्केटिंग एजेंसी की तरह बिहेव कर रही है। अब बड़ा सवाल है कि वो एक नीति को, इस नीति को, और ये नीति की बात जहां तक आती है, एक तरफ वो कहते हैं हम बड़े क्रांतिकारी विचारों से और उस आदर्शों को मानते हैं, भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, तो कानून के समानांतर नीति लाने की क्या जरूरत है? कानून के समानांतर नीति तो केंद्र की सरकार लाती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार लाती है। बिल्कुल। तो इसमें जो इस नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में भी सूचना, ऐसी जानकारी आ रही है कि हाईकोर्ट में रिट डाल दी गई है और इसको चैलेंज किया जाएगा एक बार, क्योंकि इसकी संवैधानिकता पे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके जो लाभ और हानियां हैं, उसका पूरा ब्यौरा और उसका पूरी जो उसकी गारंटी है, वो भी सामने लाई जानी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसी प्रकार से, अच्छा ये सबसे बड़ी चीज देखिए कि जिस गांव की जनता ने जितने बड़ा जन समर्थन इस पार्टी को दिया था, अब इन्होंने जब ये किसान मोर्चा जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पे लगा हुआ था, जब उसको हटाया गया, तो उससे पहले क्या कहा गया कि प्रदेश में इस किसानों की वजह से व्यापारियों को नुकसान होता है, हमारे व्यापार को नुकसान होता है, प्रदेश की रेवेन्यू को नुकसान होता है। तो उसी टाइम इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था किसानों को। और अब जी। जिस तरह से ये कह रहे हैं, अगर कुछ किसान अपनी जमीन की रक्षा के लिए गांव में विरोध करेंगे, तो गांव में भी जो पहले एक समाज एकत्रित होता था, उसमें भी भेदभाव हो जाएगा। अब ये किसके लाभ के लिए किया जा रहा है? क्या सरकार को ऐसा समझ नहीं आता कि पूरे सामान्य एक एक पूरे समाज के लिए, एक पूरे पूरे वर्ग के लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए? तो इसमें बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं रविंद्र जी, जिसको लेके अभी देखिएगा कि आने वाले समय में जो किसान जत्थेबंदियां हैं, किसानों के अलग अलग जो मोर्चे हैं या उनके जो समूह हैं, और उसके अलावा जो और बुद्धिजीवी वर्ग है पंजाब का, या पंजाब का जो एक्टिविस्ट वर्ग है, वो इस पॉलिसी के खिलाफ खड़ा होगा और
इसका राजनीतिक एक तरह से बहुत बड़ा प्रभाव पूरे पंजाब के आने वाले चुनाव पे पड़ने वाला है। जी आप देख लीजिए कि मालवा का वो क्षेत्र है, दोआबा का क्षेत्र है या माझा का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा तो समर्थन इनको किसानों से मिला था। भले ही वो मालवा का क्षेत्र, 79 सीटें मिली थी मालवा का क्षेत्र। जी बिल्कुल ठीक बात। तो आखिरी सवाल मनदीप भाई, अब जब ये सब पॉलिसी आ गई है, किसान जो है, किसानों की स्थिति तो पहले से ही खराब है, पूरे देश में खराब है, उनकी इकोनॉमिक हालात खराब हैं। तो इससे क्या किसानों में और डर हो गया है? पहले से इतनी सारी समस्याएँ थी, अब एक और समस्या आ गई है। अब किसानों में थोड़ा-सा डर का माहौल बन गया है क्या? जी बिल्कुल, एक ना मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे खनौरी और शंभू बॉर्डर की बात चली है अभी, जी, जैसे स्टेटमेंट दी गई कि कारोबारी कह रहे हैं कि हमारा कारोबार प्रभावित हो रहा है। परंतु जी, अब कारोबारी जो जो लोग हैं, जो व्यापार संगठन है, वो ये बात समझ गया है कि हमें किसानों के साथ लड़वाया जा रहा है। सरकार की नीति है कि पाड़ो और राज करो। जी, संगठन किसानों के साथ अभी धीरे-धीरे दोबारा जुड़ने शुरू हो गए हैं। उनको अपना कारोबार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अकेला इसमें अगर किसान नहीं मरेगा, इसमें इसके साथ जुड़े हुए लोग जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले, आड़तिए, पेस्टिसाइड का काम करने वाले लोग, वो सब प्रभावित होंगे इस पॉलिसी के चलते। अब धीरे-धीरे वो लोग इस बात को समझने लगे हैं और एकजुट होने लगे हैं। दूसरी बात जो आपने डर की है, डर की बात किसानों में ज़रूर है, क्योंकि सरकार द्वारा जो पहले ही सीएलयू को लेकर जो कदम उठाया गया है, उसको लेकर किसान चिंतित नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। कोई वो वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, कोई वो सेल परचेज़ नहीं कर सकते। उनकी आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो उसकी वैल्यू ज़ीरो होकर रह गई है, सिर्फ सरकार की नीति के चलते। जिसके कारण जी, अभी किसान सड़कों पर है और आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज देखने को मिलेगा। और हालात देखो, पंजाब में एक बात है, 1 इंच जगह के लिए यहाँ पे कत्ल हो जाता है, खासकर ज़मीन के लिए। तो हालात तो हज़ारों एकड़ की बात चल रही है और भी गंभीर होने के आसार बनते जा रहे हैं। आने वाले दिनों के में देखें तो संघर्ष और तेज होगा, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दिल्ली का किसान आंदोलन छोटा था, ये बड़ा हो गया है और इस लड़ाई को हम एक मंच पर लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे, कुछ हो जाए। और किसी भी हालात में सरकार को इस पॉलिसी के लेकर ज़मीन है जो एक्वायर नहीं करने देंगे। जी। तो एक यहाँ जगदीप भाई अमन जी से मैं एक संशोधन करवाना चाहता हूँ, और शायद मेरी गलती से 79 सीट्स मैंने मालवा की बोल दी जो आम आदमी पार्टी को मिली थी, शायद ये मुझे करेक्ट कर दें, वो 59 थी या 60 79? हाँ, वो 59 थी। 59 थी सर। हाँ, 59 हाँ 59। ये संशोधन यहाँ करना जरूरी हाँ है। जी, 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल। आखिरी सवाल जगदीप भाई, 69 अभी टोटल सीट है जी मालवा की। हाँ जी, हाँ, 79 में से 59 जीत गए थे। ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। तो हाँ। जगदीप भाई, आखिरी सवाल ये है कि अब सरकार जो है इस पे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की पहले ही दिल्ली का चुनाव हार चुकी है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट इश्यू पर क्यों आगे बढ़ रही है? क्या उनको सियासी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब इसके साथ ही चुनाव में जाएँगे, हार हो या जीत हो? देखिए रविंद्र जी, जहां तक राजनीतिक लाभ हानि का सवाल है, वो अ, पंजाब की सरकार जो है, अब सीधा सीधा सा सबको पता है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को प्रभारी बनाने के बाद पूरी पंजाब सरकार का नियंत्रण आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के हाथ में है, और भगवंत मान तो केवल एक मखौटा रह गए। इसी पॉलिसी के चलते हुए आप ये देखिए कि पंजाब में जो लैंड डेवलपमेंट या ऐसी एजेंसीज हैं, उनके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उनको हटा के चीफ सेक्रेटरी को बना दिया गया। तो आप देखिए कि पंजाब में जितने भी, अभी जिस तरह से इन्होंने मालवेंद्र कंग जी का एक उदाहरण दिया, इसी प्रकार से अब दूसरे जो अन्य विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको बार बार कहा जा रहा, यहां तक कहा गया है कि उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स के पासवर्ड्स दिल्ली की टीम के पास नियंत्रित हैं, और उनको ये बोला वाह! जाता है कि आप इस पे कोई ऐसी पोस्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए वो पोस्ट मालविंदर कंग की हटाई गई।
अब एक और जो रोपड़ के शायद विधायक हैं, रमेश कुछ नाम है शायद उनका, उन्होंने भी इनके पॉलिसी के लिए कहा है कि मैं अपने इलाके में, अपने हलके में 1 इंच भी जमीन इस पॉलिसी में नहीं जाने दूंगा। तो उनके लिए भी इस प्रकार की बातें आ रही कि उनकी पोस्ट भी हटाई गई है। बहुत से ऐसे विवाद वहां हो रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है कि वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ेगी या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सीधा सीधा सा देखिए कि पंजाब में जो इन्होंने नीति अपनाई है, अब वो नीति समाज में विभाजन की नीति है। ठीक, क्योंकि पंजाब में धर्म के नाम पे कोई विभाजन या ध्रुवीकरण या गोलबंदी हो नहीं सकती। तो अब उसमें एक सामाजिक वर्ग की गोलबंदी, एक सामाजिक धर्म वर्ग के ध्रुवीकरण को उस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से लाभ जो दिया जाना है, वो किसके लिए दिया जाना है, ये सबको समझ में आ रहा है पंजाब में। और जहां तक राजनीति का सवाल है, अगर इसी पॉलिसी पे आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पूरा का पूरा 117 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी अर्बन रूरल एरिया की है। लेकिन हाँ, पंजाब में ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने जो अर्बन वोटर है, जो प्रो रिलीजियस वोटर है, हिंदू रिलीजन इनफैक्ट, वो वोटर को अपने लिए कंसोलिडेट करने की रणनीति अपनाई है। और एक तरह से जो किसान वर्ग है, जो ग्रामीण वर्ग है, उसमें भी विभाजन करके उनको एक तरफ करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा लगता है कि इस रणनीति के ये ऐसे प्रभाव पंजाब में आने वाले समय में हो सकते हैं। और आम आदमी पार्टी अपनी उस रणनीति के तहत अगले चुनाव में उतरेगी। देखना होगा कि वो पंजाब की जनता तय करेगी कि वो कितने कट्टर ईमानदारी जी। में विश्वास रखती है, या उसको समझ गई है, या उसके क्या परिणाम आगे होते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंजाब के जो चुनाव हैं आने वाले समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सुनी पूरी बातचीत और किस तरह से लैंड पूलिंग का जो इश्यू है, ये अब सेंट्रल इश्यू होने वाला है आने वाले वक़्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे। और पंजाब के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, केवल उसके बीच में 1 साल का समय बाकी है और अगले उसके बाद मार्च के महीने या फरवरी में चुनाव हो जाएँगे। अमनदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जगदीप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत और हम लोग इस तरह की बातचीत, इस तरह के अलग-अलग मुद्दों पर करते रहेंगे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।